नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों के संबंध के विषय में राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो संपत्ति तथा आर्थिक कल्याण के से संबंधित मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह धन का विज्ञान है, उस धन का जिसका संबंध मनुष्य के जीवन और उसके कार्यों से है। इसके अंतर्गत संपत्ति के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का मुख्यतया अध्ययन किया जाता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक ओर तो संपत्ति का अध्ययन है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। प्रोफेसर जे मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। अब बात करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में संबंध की। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। दोनों विषय एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे से अत्यधिक निकट भी हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र पुराने राज्य के लिए आय इकट्ठा करने वाले ज्ञान से विकसित हुआ, जिसे पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते थे। राजनीतिक और आर्थिक दशाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वे राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंधों का निर्माण करती हैं। आर्थिक व्यवस्था के क्षीण हो जाने पर राजनीतिक जीवन प्रसन्न नहीं रह सकता। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ साबित हो रहा है। आर्थिक विकास और समृद्धि राजनीतिक विकास की कुंजी है। आर्थिक असंतोष राजनीतिक क्रांतियों को जन्म देता है। आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव समाज का संपूर्ण ढांचा आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मात्र है। मार्क्स ने माना कि मानव इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ही सही है और यह सिद्ध किया कि आर्थिक तत्व राजनीतिक घटनाओं का निर्माण करता है, उनका निर्धारण करता है। उसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का विवेचन आर्थिक संदर्भ में ही किया है। वर्तमान समय में समाजवाद तथा पूंजीवाद, जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मानी जाती हैं, उनके आधार राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही हैं। व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के सिद्धांत उतने ही आर्थिक हैं जितने कि राजनीति। आधुनिक युग की अनेक महत्वपूर्ण विचारधाराएं, जैसे चाहे साम्यवाद हो, श्रम संघवाद हो, श्रेणी समाजवाद हो, आदि का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक समस्याओं से ही है। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का समान उद्देश्य है, वो है मानव कल्याण। राज्य के द्वारा मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार, सुविधाएं, स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं, परंतु इन सब में महत्वपूर्ण स्थान आर्थिक स्वतंत्रता का होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक को भोजन, वस्त्र तथा मकान के साथ साथ काम मिले, किसी का आर्थिक शोषण न हो। आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति में राज्य तथा सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र जिन समस्याओं का अध्ययन करता है, उनके समाधान में राज्य तथा शासन का सहयोग आवश्यक होता है। राजनीतिक व्यवस्था का राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा, ये समस्त आर्थिक प्रश्न राजनीतिक ही प्रश्न हैं। आयात और निर्यात, उद्योगों की स्थापना, रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, ये सब राज्य का कार्य है। उद्योग धंधों के प्रोत्साहन में सरकारी नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक समृद्धि के लिए राजनीतिक व्यवस्था का होना परम आवश्यक है। तो ये राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि राजनीति विज्ञान और शास्त्र के अध्ययन की मूल इकाई क्या है? मनुष्य है।
शासन में राजनीतिक एवं आर्थिक अंगों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर ही राष्ट्र का भविष्य टिका हुआ होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान मानव कल्याण से संबंधित पहलुओं के अध्ययन पर जोर देता है। आर्थिक संगठन राजनीतिक कार्यकलाप और संस्थाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। राज्य भी कानून और राज्य आदेशों द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित करता है। कि राज्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, अर्थव्यवस्था राज्य को मजबूत करती है। ये निष्कर्ष निकला कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब बात आती है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर की। तो अंतर में हम 3-4 बिंदुओं को लेंगे। पहले अध्ययन विषय के क्षेत्र में अंतर देखें तो अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। अर्थव्यवस्था का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य से है। एक का संबंध कीमतों से तो दूसरे का वास्तविक मनुष्य से है। दूसरा अंतर उद्देश्यों में अंतर। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, उसके लिए वही व्यक्ति उपयोगी है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का व्यक्ति होने के कारण आदर करता है। इसी कारण कभी कभी व्यंग में प्रायः इस कथन का प्रयोग किया जाता है कि एक अर्थशास्त्री हर वस्तु का प्राइस तो जानता है, परंतु वह किसी भी वस्तु की वैल्यू को नहीं जानता। प्रकृति में अंतर देखें। अर्थशास्त्र का वर्णनात्मक विषय है, जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय। राजनीति विज्ञान प्रत्येक समस्या का नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करता है। क्षेत्र की दृष्टि से में देखें तो अंतर इनमें कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ अन्य पहलुओं जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक आदि सभी से संबंध रखता है। इसका स्वरूप आदर्शात्मक है, चिंतनात्मक है तथा व्यवहारिक सभी प्रकार का है, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं पर ही मोटे रूप से विचार किया जाता है। उसका स्वरूप व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों है। साध्य और साधन में अंतर। राजनीति विज्ञान साध्य है और अर्थशास्त्र एक तरह से साधन है। सुसंगठित और सफल राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी आर्थिक परिस्थितियां परम आवश्यक हैं। यानी कि अर्थ ही एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे राज्य भी चलता है, समाज भी चलता है और स्वयं व्यक्ति भी उसी के आधार पर कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने पर कोई व्यक्ति अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां राजनीतिक लोकतंत्र की क्या है, एक बुनियाद को मजबूत करने वाली होती हैं। कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो राज्य भी मजबूत होगा। आजकल अर्थशास्त्र संपत्ति के केवल उत्पादन से ही नहीं बल्कि न्यायपूर्ण वितरण से भी वास्ता रखने लगा है। उससे वह राजनीति विज्ञान और के अधिक और निकट आया है। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल की। सबसे पहले हम ये जानें कि भूगोल में क्या पढ़ाया जाता है, उसका विषय क्या है। भूगोल वह विज्ञान है जिसका संबंध भूमि, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ, कृषि, समुद्र, नदी, पहाड़, इन सबसे ज्योग्राफी का संबंध होता है। ज्योग्राफी उन प्राकृतिक दशाओं का वर्णन करता है जिनका मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और भूगोल में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि राज्य के निर्णायक तत्वों में से भूखंड भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य के 4 जो तत्व बताए गए हैं उनमें जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता की बात हम की है। तो उसमें भूभाग सेकंड नंबर पे ही है कि जनसंख्या कहाँ रहेगी, भूभाग पे रहेगी। तो एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि भूगोल के विषय में भूखंड अर्थात पृथ्वी, जल, वायु ये चीज़ें आती हैं। इसलिए भूगोल एवं राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अरस्तु ने सबसे पहले इस बात को प्रतिपादित किया था कि जलवायु, भूमि, समुद्री तट, पहाड़, मैदान, नदियाँ, खाड़ी इत्यादि राजनीतिक इतिहास तथा किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ते हैं। कि जहाँ का भूगोल समृद्ध होगा, जहाँ पानी, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, मवेशियाँ, तो वहीं सभ्यताएं वास करती हैं।
कैसा है, उसकी जलवायु कैसी है, उसका जो प्राकृतिक संपदा कैसी है। आज अमेरिका या रूस क्यों, अमेरिका क्यों सुपर पावर बना, कि उसके पास जो उसका भौगोलिक जो पर्यावरण है वो ऐसा है कि एक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खनिज है, चारों तरफ समुद्र है, उसको आवागमन के साधन मिल जाते हैं, और कोई उसके पास पड़ोसी, कोई शत्रु राष्ट्र नहीं है, इसलिए उसे कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपने विकास करने में योगदान मिला। तो अरस्तु ने सबसे पहले इस बात का प्रतिपादन किया था कि जलवायु, भूमि, समुद्र तट, पहाड़, मैदान, नदियां, खाड़ी, ये राजनीतिक इतिहास तथा किसी देश की सभ्यता और संस्कृति की पे एक अमिट छाप छोड़ती हैं। बोंदा ने राजनीतिक विज्ञान तथा भूगोल के संबंध में की घनिष्ठता पर बल दिया। मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे प्रदेशों में के लिए और दासता गर्म प्रदेशों के लिए स्वाभाविक है। पर्वतीय प्रदेश स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। अत्याचारी शासन प्राय उर्वरक मैदानों में पाया जाता है। महाद्वीपीय की जनता के मुकाबले में छोटे द्वीपों के निवासियों को लोकतांत्रिक शासन अधिक प्रिय है। रूसों ने 18वीं शताब्दी में जलवायु तथा सरकार के स्वरूप में संबंध स्थापित करते हुए कहा कि गर्म जलवायु निरंकुश शासन के लिए, ठंडी जलवायु बर्बरता के लिए और सम जलवायु अच्छे जनतांत्रिक शासन के लिए उपयुक्त होती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में टॉमस बकल ने जोर देकर कहा कि किसी देश के लोगों के चरित्र और उसकी राजनीतिक संस्थाओं को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख तत्व उसकी भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियां हैं। तो किसी भी देश के समाज की राजनीतिक समस्याएं, जीवन को समझने के लिए वहाँ के भूगोल का पर्याप्त मात्रा में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। भूगोल न केवल राष्ट्र की गृह नीति को प्रभावित करता है, बल्कि उसकी विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। आज अमेरिका और रूस विश्व की महानतम शक्तियां इसलिए बनी कि वहाँ का भूगोल है। प्राकृतिक संपदा और खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण उनकी राष्ट्रीय शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। आज पश्चिमी एशिया के देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र क्यों बने? क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति के वहाँ खनिज पदार्थों यानी कि पेट्रोल की के विशाल भंडार हैं। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सफलता का कारण क्या है कि वहाँ का छोटे छोटे पहाड़ी इलाके, छोटी जनसंख्या है, तो भौगोलिक स्थितियों के कारण। भूटान और नेपाल जैसे देश यदि राजनीतिक दृष्टि से इतने पीछे हैं तो इसका कारण है वहाँ की जियोपॉलिटिक्स, कि यहाँ की भू राजनीति की, न तो उनके पास समुद्र है अपना, न कोई उनके पास प्राकृतिक संसाधन है, तो ये कारण है। तो भूगोल के बढ़ते हुए महत्व के कारण आज जियोपॉलिटिक्स के नाम से एक नए विषय का निर्माण हुआ जो भौगोलिक तत्वों के राजनीतिक प्रभाव का उल्लेख करता है। अब हम राजनीति विज्ञान और भूगोल में अंतर की बात करें तो विषय के आधार पर अंतर करें तो भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों की प्राकृतिक दशा, जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार, विधि का अध्ययन किया जाता है। एक भू संबंधी विज्ञान है तो दूसरा राज्य संबंधी विज्ञान है। दूसरा अंतर है प्रकृति में अंतर। भूगोल ठोस तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र तथ्यों के साथ साथ आदर्श का चित्रण भी करता है। और दूसरे शब्दों में भूगोल वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक है। तीसरा अंतर है निश्चितता की मात्रा में अंतर, कि भूगोल एक निश्चित विज्ञान है तथा उसके नियमों में निश्चितता रहती है, जबकि राजनीति विज्ञान अनिश्चित विज्ञान की श्रेणी में आता है। अब बात आती है राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की। तो सबसे पहले हम ये जानें कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान हमारे जीवन पर हमारी मानसिक क्रियाओं के प्रभाव का ज्ञान है। यह व्यक्ति के मन की क्रियाओं का तथा उसके बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है। यह विज्ञान विभिन्न मानसिक अवस्थाओं में मनुष्य के आचरण पर प्रकाश डालता है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की परिस्थितियों से संबंधित क्रियाओं का विज्ञान है। तो एंजल्स का कहना है कि मनोविज्ञान चेतना का विकास है। हम यहाँ राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध और उसके अंतरों की बात करें तो सबसे पहले इनमें संबंध कि राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध दिन प्रतिदिन हम देखने को मिलता है कि मनोविज्ञान विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है और मानवीय व्यवहार एवं प्रवृत्ति को समझे बिना राज्य विज्ञान का ठीक अध्ययन नहीं किया जा सकता। मनोविज्ञान मनुष्य के मन का विश्लेषण करता है
मनुष्य चेतना युक्त और विचारशील प्राणी है। उसके बाह्य व्यवहार को समझने के लिए उसके मन को समझना बहुत आवश्यक है। गवर्नर कहता है कि सरकार को स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए अपने अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लोकप्रिय आंदोलनों, दंगों तथा लोकमत को जानने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जनता की मनोदशा से परिचित होने के बाद ही देश के नेता अच्छी नीतियों के निर्माण करने में सफल होते हैं। चुनाव में मतदाताओं के अचेतन मन का अध्ययन अति आवश्यक है। उसका अध्ययन करने से हमें ऐसे अविवेकी तत्वों का ज्ञान होगा जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। मतदाताओं के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने पर ही राजनीतिक शास्त्री आगामी चुनावों के संबंध में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जनता के राजनीतिक आचरण का अनुभविक अध्ययन करने से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी आयोजित विधि को प्रतिक्रिया जनता पर क्या होगी। अभी चाहे आप चुनाव में देख लो कि जब चुनाव होते हैं तो राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, ये चीज़ें आ जाती है, मंदिर निर्माण, तो ये जनता की मनोस्थिति को अपनी तरफ डाइवर्ट करने का एक वो है। जैसे लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि मनोविज्ञान राजनीति का आधार है, तो ग्राहम वालास ने कहते हैं कि राजनीति बहुत कम अंश में सचेतन बुद्धि का परिणाम है। अधिकांश में यह आदत, मूल्य, प्रवृत्ति, सुझाव और नकल जैसी अर्धचेतन प्रक्रियाओं की उपज होती है। कि आज हम राजनीति की अधिकांश समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हैं। कॉम्पटन ने राजनीति विज्ञान के सिद्धांत की विवेचना मनोवैज्ञानिक धरातल पर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने तो जीव विज्ञान के सिद्धांत की विवेचना को भी महत्व प्रदान किया। बार्कर का कहना है कि मानव समस्याओं की पहले सुलझाने में मनोविज्ञान का प्रयोग एक फैशन हो गया है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नेताओं को यहाँ तक कि अधिनायकों की सफलता का रहस्य बस यही है कि वे जनता की मनस्थिति को भली भांति समझ गए हैं। हिटलर और मुसोलिनी की सफलता का मुख्य कारण यही था कि वे दोनों अपने देशवासियों की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। आज हम पिछले 2014 से हम देखते आ रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार, वो भी इसी चीज़ को उसने ध्यान में रखे कि जनता क्या चाहती है, उसकी मनोस्थिति को ध्यान में रखकर और अपनी सत्ता को कायम रखे हुए है। तो यदि हमारे पूर्वज राजनीतिक समस्याओं की जीव शास्त्रीय ढंग से समझते थे तो हम मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। अब हम राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर क्या है। विषय वस्तु में अंतर। राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य और सरकार है। इसमें सचेतन व्यक्ति का अध्ययन होता है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। यह व्यक्तियों की मूल प्रवृत्तियों पर बल देता है तथा उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर है मूल्यों और आदर्शों में अंतर। मनोविज्ञान में राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा मूल्यों एवं आदर्शों को कम महत्व दिया जाता है। मनोविज्ञान एक वर्णनात्मक शास्त्र है, तो यह बताता है कि मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है और क्या थी, क्या होनी चाहिए पे वो चर्चा नहीं करता है। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है, वह क्या है और क्या था के साथ साथ क्या होना चाहिए का भी वो अध्ययन करता है। हेराल्ड लासवेल, जॉर्ज कैटलिन जैसे समकालीन राजनीति जो वैज्ञानिक हैं ने मनोविज्ञान तथा राजनीति के समायोजन पर बल दिया है। आजकल राजनीति शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों की सहायता से राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं। अब हम लास्ट में राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसॉफी। कि कुछ विद्वानों ने राज्य का अध्ययन करने वाले इस विषय के लिए पॉलिटिकल फिलोसफी शब्द का ही प्रयोग किया। कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक शास्त्र के मौलिक सिद्धांतों से है। यह राजनीतिक विचारधारा के विकास के बारे में खोज करता है। दर्शन का आधार विज्ञान न होकर कल्पना व तर्क होता है। कि राजनीतिक वैज्ञानिक एक दार्शनिक हैं जो कल्पना करते हैं और कल्पना के आधार पर तर्क करते हैं। राज्य से संबंधित विषयों का आधार भी कल्पना व तर्क ही होता है। उदाहरण के लिए राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राज्य की प्रकृति कैसी है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इनके ऊपर वो चर्चा करता है।
हमारे विषय के अध्ययन की प्रकृति वस्तुतः सैद्धांतिक और दार्शनिक है, जिसमें हम राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित बुनियादी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसके वास्तविक क्रियाकलापों का हम अध्ययन नहीं करते। फिर भी राज्य संबंधी विद्या का अध्ययन करने वाले विषयों को राजनीतिक दर्शन कहना उसके क्षेत्र को एक संकुचित करना है। राजनीतिक दर्शन के दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। राजनीतिक दर्शन शब्द प्रयोगात्मक पहलू का विवेचन नहीं करता है। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत वह समस्त विषय सामग्री नहीं आती जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आती है। गिलक्रास्ट के शब्दों में कहें तो राजनीतिक दर्शन एक दृष्टि से राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी है, क्योंकि प्रथमतः राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही द्वितीय राजनीति विज्ञान आधारित है। साथ ही राजनीतिक दर्शन को भी स्वयं बहुत ही ऐसी सामग्री का प्रयोग करना पड़ता है जो उसे राजनीति विज्ञान से प्राप्त होती है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि राजनीति अर्थशास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक समाजशास्त्र, ये विभिन्न शास्त्र की नई शाखाओं का खुलासा इस बात का प्रतीक है कि राजनीति शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध स्थापित किए बिना काम नहीं चलेगा, न ही अन्य समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है पावर के ऊपर हम बात करेंगे। धन्यवाद।